हैरी पॉटर और मौत के तोहफे अध्याय 4 7 पॉटर। हैरी तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने बेडरूम में घुसा और खिड़की के पास पहुंच गया। उसने डर्सली परिवार की कार को ड्राइव से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंचते देखा। पीछे वाली सीट पर पिटूनिया आंटी और डडली के बीच में डिडलेस का हैट दिख रहा था। प्रिवेट ड्राइव के छोर पर पहुंचकर कार दाईं तरफ मुड़ गई। कार की खिड़कियां डूबते सूरज की रोशनी में पल भर के लिए लाल नजर आई और फिर कार उछल हो गई। हैरी ने हेडविग का पिंजरा, फायरबोल्ट और अपना बैग उठाया। उसने अपने अस्वाभाविक रूप से साफ बेडरूम पर आखिरी नज़र डाली और फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल की तरफ चला गया। नीचे पहुंचकर सीढ़ियों के मुहाने पर उसने पिंजरा, झाड़ू और बैग रख दिए। रोशनी अब तेजी से कम हो रही थी। शाम की रोशनी में हॉल छायाओं से भर चुका था। यहाँ खामोशी में खड़े रहना बहुत अजीब लग रहा था, ख़ास तौर पर इस एहसास के बाद कि वो हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जाने वाला है। बहुत साल पहले डर्सली परिवार जब भी सैर सपाटे के लिए बाहर जाता तो हैरी को घर पर अकेला छोड़ दिया जाता था। अकेलेपन के वो घंटे बहुत दुर्लभ आनंद के होते थे। वो फ्रिज से निकाल कर कोई स्वादिष्ट चीज़ खा लेता, डडली के कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए भागकर ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाता, फिर टेलीविज़न चलाकर जी भर कर चैनल बदलता था। उन मौक़ों की याद से उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। ये किसी छोटे भाई को याद करने जैसा था जो अब इस दुनिया में ना हो। चिढ़ी हुई हेडविग ने सिर पंखों के नीचे छिपाए रखा था। हैरी ने उससे कहा, क्या तुम इस जगह को आखिरी बार नहीं देखना चाहती? अब हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। क्या तुम इतने सारे अच्छे लम्हों को याद नहीं करना चाहती? मेरा मतलब है, इस डोरमेट को देखो, इसके साथ कितनी सुखद यादें हैं। जब मैंने डडली को दम पिशाचों से बचाया था तो उसने इसी पर उल्टी की थी। मुझे अभी अभी पता चला कि डडली मेरा एहसानमंद है। क्या तुम्हें यकीन होता है? और पिछली गर्मियों में डंबलडोर उस सामने वाले दरवाजे से आए थे। पल भर के लिए हैरी के दिमाग से विचारों का सूत्र खो गया और हेडविग ने उसे याद दिलाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि पंखों के नीचे अपना सिर छुपाए बैठी रही। हैरी ने सामने वाले दरवाजे की तरफ अपनी पीठ कर ली थी और हेडविग, यहाँ। हैरी ने सीढ़ियों के नीचे का दरवाज़ा खोल दिया। यहाँ मैं कभी सोता था, तब मैं तुमसे मिला नहीं था। ओह, ये जगह तो बहुत ही छोटी है, मैं तो भूल गया था। हैरी ने एक के ऊपर एक रखे जूतों और छातों को देखा और याद किया कि किस तरह हर सुबह जागने पर वो सीढ़ियों के निचले हिस्से को ताकता था जिस पर अक्सर एक दो मकड़ियाँ घूमती रहती थी। ये उन दिनों की बात थी जब उसे असलियत का पता नहीं था, जब उसे ये पता नहीं था कि उसकी मम्मी डैडी की मौत कैसे हुई थी या उसके आसपास इतनी अजीब घटनाएं क्यों होती थीं। लेकिन हैरी अब भी हरी रोशनी की चमक वाले उन दुविधापूर्ण सपनों को याद कर सकता था जो उसे उन दिनों सताते थे। जब हैरी ने एक बार अपने एक ऐसे ही सपने का जिक्र किया था जिसमें एक उड़ती हुई मोटरसाइकिल दिखी थी तो वर्नन अंकल की कार सामने वाली कार से टकराते टकराते बची थी। अचानक पास में कहीं कान फोड़ू शोर हुआ। हैरी झटके से खड़ा हो गया, जिससे उसके सिर का ऊपरी हिस्सा दरवाजे के फ्रेम से धम्म से टकरा गया। वो कुछ पल तक वर्नन अंकल से सीखी चुनिंदा गालियाँ देने के बाद अपना सिर पकड़कर लड़खड़ाता हुआ किचन में गया और खिड़की के पीछे से बागीचे में देखने लगा। उसे अंधेरा हिलता हुआ लग रहा था, जैसे हवा कांप रही हो। फिर एक एक करके आकृतियां नजर आने लगीं। जब उनके विभ्रम सम्मोहन उठने लगे, सबसे बड़ी आकृति हैग्रिड की थी, जो हेलमेट और चश्मा पहने हुए एक विशाल मोटरसाइकिल पर था जिसमें एक काली साइड कार लगी थी। उसके चारों तरफ कई लोग झाड़ुओं से उतर रहे थे और दो लोग तो कंकाल जैसे काले पंखदार घोड़ों से उतर रहे थे। पिछले वाले दरवाजे को झटके से खोलकर हैरी तेजी से उनके पास पहुंच गया। अभिवादन की आवाज़ें आईं। जब हरमाइनी ने उसके गले में अपनी बाहें डाली, रॉन ने उसकी पीठ ठूंकी और हैग्रिड ने कहा, सब ठीक है हैरी, चलने को तैयार हो? बेशक। हैरी ने सभी की ओर मुस्कुरा कर देखा, लेकिन इतने सारे लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी। योजना बदल गई है, बावरे ने गुर्राए, जिनके पास दो बड़े बड़े पूरी तरह भरे हुए झोले थे। उनकी जादुई आंख स्याह आसमान से मकान और बगीचे के बीच तूफानी रफ्तार से घूम रही थी। गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए अंदर चलकर बात करते हैं। हैरी उन सभी को किचन में ले गया, जहां हंसते और बतियाते हुए वो कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ पिटूनिया आंटी के किचन के चमकते हुए
पत्थर के स्टैंड पर बैठ गए, उनकी बेदाग मशीनों से टिक गए। रॉन पहले जितना लंबा और दुबला था। हरमाइनी के झबरीले बाल एक लंबी चोटी में पीछे बंधे हुए थे। जॉर्ज और फ्रेड एक जैसे अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। बिल के चेहरे पर घाव के निशान साफ दिख रहे थे। दयालु चेहरे वाले मिस्टर वीजली गंजे हो रहे थे। उनका चश्मा थोड़ा तिरछा था। युद्ध में घायल एक पैर वाले बाबरे नैन की चमकती नीली जादुई आंख अपने कोटर में घूमे जा रही थी। टोंग्स के छोटे बाल चमकीले गुलाबी रंग के थे, जो उसका प्रिय रंग था। ल्यूपिन के बाल अब ज़्यादा सफ़ेद दिख रहे थे। उनके चेहरे पर ज़्यादा झुर्रियाँ नज़र आ रही थीं। दुबली और सुंदर फ्लर के लंबे बाल चांदी जैसे रंग के थे। गंजे और सांवले किंग्सले के चौड़े कंधे साफ नज़र आ रहे थे। खिचड़ी बालों वाला और दाढ़ी वाला हैग्रिड सिर झुकाकर खड़ा रहा ताकि उसका सिर छत से न टकरा जाए, और नाटा मंडंगस फ्लेचर अपनी झुकी हुई आंखों और रूखे बालों में गंदा दिख रहा था। उन सभी को देखकर हैरी का दिल खुशी से फूल गया। उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसके मन में उन सब के लिए प्रेम उमड़ने लगा, मंडंगस के लिए भी, जिससे हुई आखिरी मुलाकात में हैरी ने उसका गला घूंटने की कोशिश की थी। किंग्सले, मुझे तो लग रहा था कि आप मंगलू प्रधानमंत्री की रखवाली कर रहे होंगे। एक रात को मेरे बिना काम चल सकता है हैरी, तुम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। देखो हैरी, वॉशिंग मशीन से टिकी टोंग्स ने कहा, उसकी तरफ अपना बायां हाथ हिलाया जिसमें एक अंगूठी चमक रही थी। तो तुम्हारी शादी हो गई? हैरी ने कभी उसे और कभी ल्यूपिन को देखते हुए कहा। मुझे अफसोस है हम तुम्हें नहीं बुला पाए हैरी, बहुत सादगी से हुई। ये बहुत अच्छा हुआ, बधाइयाँ। ठीक है, बधाइयाँ देने के लिए बहुत वक्त पड़ा है। मूडी गरजे और किचन में खामोशी छा गई। अपने झोले अपने पैर के पास रखकर मूडी हैरी की तरफ मुड़े। जैसा डिडलेस ने तुम्हें बता दिया होगा, हमें अपनी पहली योजना बदलनी पड़ी। पायस थिकनेस दुश्मनों से मिल गया है, जिससे हमारे सामने एक समस्या आ गई है। उसने इस घर को छू नेटवर्क से जोड़ने, यहाँ आवागमन कुंजी का इस्तेमाल करने या अंतर्ध्यान होने या प्रकट होने को कानूनन अपराध घोषित कर दिया है। ये सारा काम तुम्हारी सुरक्षा के नाम पर किया गया है, ताकि तुम जानते हो कौन तुम तक नहीं पहुँच पाए। बिल्कुल ही गैर ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारी माँ का सम्मोहन पहले से यहाँ काम कर रहा है। दरअसल उसने ये इसलिए किया है ताकि तुम यहाँ से सुरक्षित तरीके से बाहर न निकल पाओ। दूसरी समस्या, तुम नाबालिग हो, जिसका मतलब है कि तुम पर अब भी स्थिति सूचक सम्मोहन है। मैं समझा नहीं। स्थिति सूचक सम्मोहन? बाबरे नैन अधीरता से बोले। ये एक सम्मोहन है जो 17 साल से कम बच्चों के आसपास जादुई गतिविधि का पता लगा लेता है। इस तरह से मंत्रालय नाबालिग जादूगरी का पता लगाता है। अगर तुम या तुम्हारे आसपास का कोई व्यक्ति तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए जादू करता है, तो थिकनेस को इसके बारे में पता चल जाएगा, और प्राणभक्षियों को भी। हम स्थिति सूचक सम्मोहन के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पल तुम 17 साल के हो जाओगे, उसी पल तुम्हारी माँ की दी हुई सारी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। संक्षेप में, पायस थिकनेस सोचता है उसने तुम्हें बहुत अच्छी तरह फंसा दिया है। हैरी अजनबी थिकनेस से सहमत होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तो हम क्या करने वाले हैं? हम यातायात के उन साधनों का इस्तेमाल करेंगे जिनका पता स्थिति सूचक सम्मोहन नहीं लगा सकता, क्योंकि उनका प्रयोग करने के लिए हमें मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। झाड़ू, थेस्ट्रॉल और हैग्रिड की मोटरसाइकिल। हैरी को इस योजना में कई खामियां दिखीं। बहरहाल उसने अपनी ज़बान पर लगाम कसी ताकि बाबरे नैन को आगे बोलने का मौका मिल सके। देखो, तुम्हारी माँ का सम्मोहन सिर्फ 2 ही स्थितियों में टूटेगा, जब तुम 17 साल के हो जाओगे, या, मूडी ने किचन में चारों तरफ देखते हुए कहा, जब तुम इस घर को अपना घर नहीं कह सकोगे। तुम और तुम्हारे अंकल आंटी आज रात को अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं, और तुम सभी ये बात अच्छी तरह जानते हो कि अब तुम लोग कभी एक साथ नहीं रहोगे, ठीक है? हैरी ने सिर हिलाया। तो इस बार तुम्हारे यहाँ जाने के बाद वापस कोई नहीं लौटेगा, सवाल ही नहीं उठता। इसलिए तुम्हारी माँ का सम्मोहन उसी पल टूट जाएगा जिस पल तुम इस घर के दायरे से बाहर निकलोगे। हमने इसे जल्दी तोड़ने का विकल्प चुना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे 17 साल के होते ही तुम जानते हो कौन यहाँ आकर तुम्हें दबोच लेगा। हमारे पक्ष में एक ही बात अच्छी है कि तुम जानते हो कौन को पता नहीं है कि हम तुम्हें आज रात को यहाँ से ले जा रहे हैं। हमने मंत्रालय में एक झूठी खबर उड़ा दी है। वो सोचते हैं कि तुम 30 तारीख के पहले यहाँ से नहीं जाओगे। बहरहाल हमारा सामना तुम जानते हो कौन से है, इसलिए हम सिर्फ गलत तारीख के भरोसे नहीं बैठ सकते। उसने यकीनन इस इलाके में आसमान में प्राण भक्षियों को निगरानी पर तैनात किया होगा, इसलिए हमने 1 दर्जन अलग अलग मकानों को चुनकर उनमें हर संभव सुरक्षा प्रदान की है। वो सभी मकान ऐसे लगते हैं जैसे हम तुम्हें वहाँ छिपाने जा रहे हैं। उन सभी का माया पंछी के समूह से
कोई ना कोई संबंध है। मेरा मकान, किंग्सले का मकान, मॉली की मुरियल आंटी का मकान, तुम समझ गए ना? हाँ, हैरी ने कहा, जो पूरी तरह सच नहीं था क्योंकि उसे अब भी योजना में एक बड़ी खामी दिख रही थी। तुम टोंक्स के माता पिता के यहाँ जा रहे हो। हमने उनके मकान पर सुरक्षात्मक सम्मोहन किया है। हमारे सम्मोहन के दायरे के भीतर पहुँचने के बाद तुम रॉन के घर जाने के लिए आवागमन कुंजी का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई सवाल? हाँ, शायद यहाँ से चलते समय उन्हें ये पता ना चले कि मैं 12 सुरक्षित मकानों में किसकी तरफ जा रहा हूँ। लेकिन क्या ये स्पष्ट नहीं हो जाएगा जब हम 14 लोग टोंक्स के माता पिता के घर की तरफ उड़कर जाने लगेंगे? ओह, मैं खास बात बताना तो भूल ही गया। टोंक्स के माता पिता के यहाँ हम 14 लोग नहीं जाएंगे। आज रात को आसमान में 7 हैरी पॉटर जाएंगे और उनमें से हर एक के साथ पहरेदार होगा। हर हैरी और उसका पहरेदार अलग अलग सुरक्षित मकान की तरफ जाएंगे। मूडी ने चोगे के नीचे से एक फ्लास्क निकाला जिसमें कीचड़ जैसा पदार्थ भरा था। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। हैरी बाकी की योजना तत्काल समझ गया। नहीं, उसने जोर से कहा और किचन में आवाज गूंज गई। मैंने सबसे कह दिया था कि तुम ऐसी ही प्रतिक्रिया करोगे। हरमाइनी थोड़े घमंड से बोली। अगर आप सोचते हैं कि मैं 6 लोगों को अपनी जान जोखिम में डालने दूंगा, क्योंकि हम सभी ऐसा पहली बार कर रहे हैं। रॉन ने बीच में बात काटते हुए कहा, ये अलग बात है मेरा भेष बनाकर। देखो, हम में से कोई दरअसल ये काम नहीं करना चाहता हैरी, फ्रेड ने गंभीरता से कहा। जरा सोचो, अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो हम हमेशा के लिए चश्मे वाले, दुबले पतले मूर्ख के बेस में रह जाएंगे। क्या होगा? ये सुनकर भी हैरी नहीं मुस्कुराया। अगर मैं सहयोग ना करूं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको मेरे बालों की ज़रूरत होगी। लो, हमारी योजना तो यहीं चौपट हो गई। जाहिर है, जब तक तुम सहयोग नहीं करोगे तब तक हम सब मिलकर तुम्हारे बाल कैसे ले पाएंगे? फ्रेड ने कहा। हाँ, हम 13 लोग उस अकेले व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते जिससे जादू करने की इजाज़त नहीं है। हमारे पास ज़रा भी मौका नहीं है। मज़ेदार है, सचमुच मज़ेदार, हैरी ने कहा। अगर ज़बरदस्ती करनी पड़ी तो हम वो भी करेंगे। मूडी गुर्राए। उनकी जादुई आँख कूटर में हल्के से हिली। उन्होंने हैरी को गुस्से से घूरा। पॉटर, यहाँ सभी लोग बालिग हैं और ये जोखिम लेने के लिए तैयार। मंडंगस ने अपने कंधे उचकाए और मुंह बनाया। मूडी की जादुई आँख उनके सिर के एक तरफ पहुंचकर उसे गुस्से से घूरने लगी। अब बहस छोड़ो, समय निकल रहा है। लड़के, मुझे तुम्हारे बाल चाहिए अभी। लेकिन ये पागलपन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है? मूडी गुर्राए। तुम जानते हो कौन आज़ाद है और आधा मंत्रालय उसके साथ है। पॉटर, अगर किस्मत अच्छी रही तो उसने हमारी उड़ाई गलत खबर का यकीन कर लिया होगा और वो तुम पर 30 तारीख को घात लगाने की योजना बना रहा होगा। लेकिन अगर उसने निगरानी के लिए 1-2 प्राण भक्षियों को यहाँ नहीं छोड़ा होगा तो वो पागल है। मैं होता तो यही करता। हो सकता है वो तुम्हारी माँ के सम्मोहन के कारण वो तुम तक इस घर तक ना पहुँच सकें, लेकिन सभी जानते हैं कि सम्मोहन टूटने वाला है। और ये घर किस इलाके में है, हमारे बचाव की इकलौती संभावना बहरूपियों का इस्तेमाल करना है। यहाँ तक कि तुम जानते हो कौन भी अपने 7 टुकड़े नहीं कर सकता। हैरी की नज़रें हरमाइनी से मिली, लेकिन वो तत्काल दूसरी तरफ देखने लगे। तो पॉटर, अपने कुछ बाल दो। हैरी ने रॉन को देखा, जिसने उसकी तरफ मुस्कुराकर इसे कर दो वाले अंदाज से देखा। तुरंत! मूडी गरजे। सभी लोगों की निगाहें उस पर टिकी थीं। हैरी ने अपने सिर के तरफ हाथ बढ़ाया, बालों के गुच्छे पकड़कर खींच लिए। बहुत बढ़िया, मूडी ने कहा और लंगड़ाते हुए आगे आकर काढ़े के फ्लास्क का ढक्कन खोला। इसमें डाल दो। हैरी ने बाल कीचड़ जैसे द्रव में डाल दिए। जिस पल बाल काढ़े की सतह से टकराए, काढ़ा खदकने लगा, धुआं उड़ने लगा। फिर ये तत्काल चमकते सोने जैसे रंग का हो गया। ओह, तुम तो क्रैब और ग्वाइल से ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हो हैरी, हरमाइनी ने कहा। तभी रॉन की चढ़ी हुई भौं देखकर वो थोड़ा शर्मा गई। बोली, ओह, मेरा मतलब है ग्वाइल का काढ़ा तो लेनी जैसा था। तो फिर ठीक है, नकली पॉटर बनकर लाइन बनाकर यहाँ खड़े हो जाओ, मूडी ने कहा। रॉन, हरमाइनी, फ्रेड, जॉर्ज, फ्लर, पिटूनिया आंटी के चमचमाते सिंक के सामने लाइन से खड़े हो गए। एक कम है, लिपिन ने कहा। ये लो, हैग्रिड ने रूखे स्वर में कहा। उसने मंडंगस का कॉलर पकड़कर उसे उठाया और फ्लर के पास पटक दिया। फ्लर ने अपनी नाक सिकोड़ी और वहाँ से हटकर फ्रेड और जॉर्ज के बीच खड़ी हो गई। मैं अब भी कहता हूँ, मैं पहरेदार बनना ज़्यादा पसंद करूँगा, मंडंगस बोला। चुप रहो, मूडी गुर्राए। कायर कीड़े,
जैसा मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, हमारा सामना जिस भी प्राण भक्षी से होगा वो पॉटर को मारने की नहीं, पकड़ने की कोशिश करेगा। डंबलडोर हमेशा कहते थे कि तुम जानते हो कौन पॉटर को खुद मारना चाहता है। पहरेदारों को ज़्यादा खतरा है क्योंकि प्राण भक्षी उनकी जान लेना चाहेंगे। ये सुनकर मंडंगस को कोई खास तसल्ली नहीं हुई, लेकिन तब तक मूडी अपने चोगे के भीतर से आधा दर्जन अंडाकार गिलास निकाल रहे थे। सबको एक एक गिलास थमाकर उन्होंने सब में थोड़ा थोड़ा भेस बदल काढ़ा डाल दिया। चलो एक साथ। रॉन, हरमाइनी, फ्रेड, जॉर्ज, फ्लर और मंडंगस ने काढ़ा पी लिया। जब काढ़ा उनके गले से टकराया तो सभी ने ऊह आह की और मुंह बनाया। तत्काल उनके पूरे शरीर में बुलबुले उठने लगे। मांस गर्म मोम की तरह पिघलकर आकार बदल रहा था। हरमाइनी और मंडंगस लंबे हो रहे थे। रॉन, फ्रेड और जॉर्ज छोटे हो रहे थे। उनके बाल काले हो रहे थे। हरमाइनी और फ्लर के बाल उनकी खोपड़ियों के भीतर जा रहे थे। फ्रेड और जॉर्ज ने एक दूसरे की तरफ मुड़कर एक साथ कहा, वाह, हम तो एक जैसे हैं। क्या पता, वैसे मुझे लगता है कि मैं अब भी तुमसे ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ, फ्रेड ने केतली में अपना प्रतिबिंब देखते हुए कहा। ओह, फ्लर माइक्रोवेव ओवन में अपनी शक्ल देखते हुए बोली, मेरी तरफ मत देखना, मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ। जिनके कपड़े थोड़े ढीले हो गए हों उनके लिए मेरे पास छोटे कपड़े हैं। मूडी ने झोले की तरफ इशारा किया। और जिनके कपड़े तंग हो गए हों उनके लिए ढीले कपड़े भी हैं। चश्मे मत भूलना, साइड पॉकेट में 6 चश्मे हैं। जब तुम लोग कपड़े बदल लो तो दूसरे बोरे में रखा सामान उठा लेना। असली हैरी ने सोचा ये शायद उसके द्वारा देखी गई सबसे विचित्र चीज़ थी, क्योंकि उसने बहुत अजीब चीज़ें देखी थीं। उसने अपने 6 हम शक्लों को झोले में से कपड़े निकालते देखा, चश्मे लगाते देखा और अपने असली कपड़ों को झोले में ठूसते देखा। उसका ये कहने का मन हो रहा था कि वो बेशर्मी से कपड़े न बदलें, बल्कि उसके शरीर के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाएं। ये स्पष्ट था, अपना शरीर दिखाने में उन्हें शर्म आती, लेकिन हैरी का शरीर दिखाने में उन्हें ज़रा भी संकोच नहीं हो रहा था। मैं जानता था कि जिनी ने उस टेटू के बारे में झूठ बोला था। रॉन ने अपने नंगे सीने की तरफ देखते हुए कहा, हैरी, तुम्हारी आंखें तो बहुत कमज़ोर हैं। हरमाइनी चश्मा लगाते हुए बोली। कपड़े बदलने के बाद नकली हैरियों ने दूसरे बोरे में से बैग और उल्लू के पिंजरे निकाले, जिनमें से हर एक में रुई का बना सफ़ेद उल्लू था। अच्छी बात है, मूडी ने कहा, जब आखिरकार सातों हैरी कपड़े पहनकर, चश्मा लगाकर और सामान उठाकर उनके सामने तैयार दिखने लगे। जोड़ियाँ इस तरह हैं, मंडंगस मेरे साथ जाएगा झाड़ू पर। मैं आपके साथ क्यों जाऊँगा? क्योंकि तुम पर निगरानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मूडी गुर्राकर बोले। निश्चित रूप से उनकी जादुई आंख मंडंगस पर टिकी थी। आर्थर और फ्रेड, मैं जॉर्ज हूँ, उसका जुड़वा भाई, जिसकी तरफ मूडी इशारा कर रहे थे। हैरी बनने के बाद भी क्या आप हमें नहीं पहचान सकते? माफ़ करना जॉर्ज। ओह, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ही दरअसल फ्रेड हूँ। मजाक छोड़ो, मूडी गुर्राए। दूसरा जुड़वा भाई, तुम जॉर्ज या फ्रेड जो भी हो, तुम रीमस के साथ रहोगे। मिस डेलाकोर, मैं फ्लर को थेस्ट्रॉल पर लेकर जा रहा हूँ, बिल ने कहा। उसे झाड़ू की सवारी पसंद नहीं है। फ्लर ने बिल के पास वाले स्टैंड तक जाकर उसे याचना और दास्ता भरे भाव से देखा। हैरी ने पूरे दिल से उम्मीद की कि ये भाव उसके चेहरे पर दोबारा कभी नजर ना आए। मिस ग्रेंजर, किंग्सले के साथ थ्रेस्टॉल पर ही। हरमाइनी ने आश्वस्त होकर किंग्सले की तरफ देखा, मुस्कुरा दी। हैरी जानता था हरमाइनी को झाड़ू की सवारी करने में ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं था। तो अब तुम और मैं बचते हैं रॉन, टोंक्स ने उत्साह से कहा। रॉन की तरफ हाथ हिलाया और एक मग ट्री गिरा दिया। रॉन हरमाइनी जितना खुश नहीं था। और तुम हमारे साथ रहोगे हैरी, ठीक है, हैग्रिड ने थोड़े तनाव में दिखते हुए कहा। हम लोग बाइक पर चलेंगे। देखो, झाड़ू और थेस्ट्रॉल हमारा वजन नहीं संभाल सकते। सीट पर बैठने के बाद तुम्हारे लिए ज़्यादा जगह नहीं बचेगी, इसलिए तुम साइड कार में बैठोगे। ये बहुत बढ़िया है, हैरी ने कहा, हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं था। हमें लगता है प्राण भक्षियों को तुम्हारे झाड़ू पर रहने की उम्मीद होगी, मूडी ने कहा, जिन्हें अंदाज़ा हो गया था कि हैरी कैसा महसूस कर रहा था। स्नैप ने अब तक उन्हें तुम्हारे बारे में हर वो बात बता दी होगी जो पहले नहीं बता पाया होगा, इसलिए मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर हम प्राण भक्षियों से टकराते हैं तो वो उस पॉटर को चुनेंगे जो झाड़ू पर उड़ने में माहिर दिख रहा होगा। तो फिर ठीक है, उन्होंने नकली पॉटर के कपड़ों वाले बोरे को बांधते हुए कहा और दरवाजे तक सबसे आगे चले गए।
मैं 3 मिनट का समय देता हूँ, उसके बाद हम सब चलेंगे। पीछे दरवाजे पर ताला लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर प्राण भक्षी तलाश करते हुए आएगा तो ताला उन्हें रोक नहीं पाएगा। चलो। हैरी अपना बैग, फायरबोल्ट और हेडविग का पिंजरा उठाने के लिए जल्दी से हॉल में गया ताकि दूसरों के साथ पीछे वाले बगीचे में पहुंच सके। हर तरफ झाड़ुएं हिल रही थीं। हरमाइनी किंग्सले की मदद से एक बड़े काले थ्रेस्टॉल पर बैठ चुकी थी। दूसरे थ्रेस्टॉल पर फ्लर बिल के साथ बैठी थी। हैग्रिड चश्मा लगाकर मोटरसाइकिल के पास तैयार था। क्या यही है सीरीज की बाइक? हाँ, हैग्रिड ने हैरी से मुस्कुराते हुए कहा। और आखिरी बार जब तुम इस पर सवार हुए थे तब हम तुम्हें अपने एक हाथ की मुट्ठी में बंद कर सकते थे। साइड कार में बैठते समय हैरी को थोड़े अपमान का एहसास हुआ। वो बाकी सबसे कई फुट नीचे था। रॉन उसे साइड कार में बच्चे की तरह बैठा देखकर हंसा। बैग और झाड़ू को अपने पैरों के पास रखने के बाद हैरी ने हेडविग का पिंजरा घुटनों के बीच रख लिया। ये बहुत परेशानी भरा था। आर्थर ने इसमें थोड़ी छेड़छाड़ की है, हैग्रिड ने कहा, जिसे हैरी की परेशानी का जरा भी एहसास नहीं था। वो मोटरसाइकिल पर सवार हो गया जो थोड़ी चरमराई और कुछ इंच नीचे धंस गई। अब इसके हैंडल बार में कुछ नई करामातें आ गई हैं। ये वाला बटन हमारा विचार था। उसने अपनी मोटी उंगली से स्पीडोमीटर के पास वाले एक बैगनी बटन को दबा दिया। जरा सावधानी से हैग्रिड, मिस्टर वीजली ने कहा, जो पास ही अपनी झाड़ू पकड़े खड़े थे। मुझे अभी यकीन नहीं है कि ऐसा करना जरूरी था। निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल सिर्फ आपातकालीन परिस्थितियों में किया जाना था। तो फिर ठीक है, सब लोग तैयार हैं? मैं चाहता हूं हम सब एक समय पर चलें, वरना ध्यान भटकने से लक्ष्य नाकामयाब हो जाएगा। मूडी बोले। सभी तैयार हो गए। कसकर पकड़ो रॉन, टोंक्स ने कहा। हैरी ने देखा टोंक्स की कमर पकड़ते समय रॉन ल्यूपिन की तरफ अपराधी भाव से देख रहा था। हैग्रिड ने किक मारकर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। ये किसी ड्रैगन की तरह गरजी और साइड कार थरथराने लगी। सभी को शुभकामनाएं, मूडी चिल्लाए। सभी लगभग 1 घंटे बाद रॉन के घर पर मिलते हैं, 3 की गिनती पर। 1 2 3। मोटरसाइकिल की भारी गर्जना हुई और हैरी की साइड कार में जोर का झटका लगा। वो तेजी से हवा में उठ रहा था। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उसके बाल चेहरे पर टकराकर पीछे की तरफ उड़ रहे थे। उसके चारों तरफ झाड़ुएं ऊपर उठीं। एक थ्रेस्टॉल की लंबी काली पूंछ उसके पास से निकली। हेडविग के पिंजरे के कारण, बैग के कारण उसके पैर साइड कार में हिल नहीं सकते थे। उनमें दर्द होने लगा। वो सुन्न हो गए थे। वो इतने कष्ट में था कि प्रिविट ड्राइव के मकान नंबर 4 की आखिरी झलक देखना तक भूल गया। जब तक उसने साइड कार के कोने से देखा तब तक देर हो चुकी थी। वो ये नहीं बता सकता था वो कौन सा मकान था। वो लोग आसमान में ऊंचे और ऊंचे उठते चले गए। तभी अचानक हवा में शून्य में से कुछ लोग निकले। उन्होंने घेर लिया। कम से कम 30 नकाबपोश आकृतियों ने बीच हवा में एक घेरा बना रखा था। हर तरफ चीखें सुनाई दे रही थीं। हरी रोशनी के धमाके हो रहे थे। हैग्रिड चीखा। मोटरसाइकिल उल्टी हो गई। हैरी को जरा भी एहसास नहीं था वो कहाँ थे। हेडविग का पिंजरा, फायरबोल्ट और बैग घुटनों के नीचे से फिसल रहे थे। नहीं, हेडविग! झाड़ू जमीन की तरफ गिरने लगी, लेकिन जब मोटरसाइकिल लहराकर दोबारा सही स्थिति में आई तो समय रहते उसने अपने बैग के फीते और पिंजरे के ऊपरी हिस्से को पकड़ लिया। 1 सेकंड की राहत और फिर हरी रोशनी का एक और धमाका। उल्लू चीखी और पिंजरे के नीचे गिर गई। नहीं नहीं! मोटरसाइकिल तेजी से आगे बढ़ने लगी। जब हैग्रिड उनके घेरे को धमाके से भेदता हुआ निकला तो हैरी ने नकाबपोश प्राण भक्षियों को तितर बितर होते देखा। हेडविग! हेडविग! लेकिन उल्लू अपने पिंजरे के फर्श पर किसी खिलौने की तरह स्थिर और बेजान पड़ी रही। हैरी उसे अंदर नहीं रख पाया और दूसरों की चिंता में दहशत में आ गया। उसने अपने कंधे के पीछे देखा। उसे बहुत से लोग और हरी रोशनी दिख रही थी। हैग्रिड, हमें वापस लौटना होगा, वापस लौटना होगा। इंजन की गरज के ऊपर से चिल्लाते हुए उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली। हेडविग के पिंजरे को दोबारा फर्श पर रख दिया। हैग्रिड, मुड़ो! हमारा काम तुम्हें सुरक्षित पहुंचाना है हैरी। हैग्रिड रफ्तार बढ़ाते हुए चिंघाड़ा। रुको रुको! हैरी चिल्लाया। 4 प्राण भक्षी घेरा छोड़कर उसका पीछा कर रहे थे। वो हैग्रिड की चौड़ी पीठ पर निशाना साध रहे थे। हैग्रिड इधर उधर बच रहा था। शापों से बचने के लिए हैरी को साइड कार में नीचे झुकना पड़ा। जैसे तैसे ऊपर होकर वो चिल्लाया, स्तब्ध हो! उसकी छड़ी से लाल लपट निकली, जिससे बचने के लिए जब पीछा करने वाले चारों प्राण भक्षी इधर उधर हुए तो उनके बीच एक खाली जगह बन गई।
कस कर पकड़ना हैरी, इससे काम हो जाएगा। हैग्रिड गरजा। उसने अपनी मोटी उंगली ईंधन की सुई के पास वाले एक हरे बटन पर रख दी। एग्जॉस्ट पाइप में से ईंट की एक ठोस दीवार बाहर निकली। गर्दन घुमाकर हैरी ने इसे बीच हवा में फैलते हुए देखा। 3 प्राणभक्षी दिशा बदलकर इससे बच गए, लेकिन चौथा इतना खुश किस्मत नहीं था। वो गिर गया। उसकी झाड़ू चकनाचूर हो चुकी थी। उसके साथ वाला एक प्राणभक्षी उसे बचाने के लिए धीमा हो गया, लेकिन हवा में उठी दीवार के साथ वो अंधेरे में खो गए। जब हैग्रिड हैंडल की तरफ नीचे झुका और उसने बाइक की रफ्तार तेज कर दी, बाकी बचे हुए 2 प्राणभक्षियों ने जानलेवा शाप मारे जो हैरी के सिर के पास से उड़ते हुए गुजर गए। वो हैग्रिड पर निशाना साध रहे थे। हैरी ने इसका जवाब स्तब्धीकरण मंत्रों से दिया। लाल और हरी लपटें बीच हवा में टकराई। रंग बिरंगी चिंगारियां निकलने लगी। एक बार फिर करते हैं हैरी, पकड़े रहना। हैग्रिड एक और बटन दबाते हुए चिल्लाया। इस बार बाइक में एक झौस से एक बड़ी जाली निकली, लेकिन प्राणभक्षी इसके लिए तैयार थे। वो घूमकर बचने में कामयाब हो गए। उनका जो साथी बेहोश दोस्त को बचाने के लिए पीछे रुक गया था, वो भी अचानक अंधेरे से निकल कर आ गया। तीनों प्राणभक्षी मोटरसाइकिल पर धड़ाधड़ शाप मार रहे थे। हैरी ने देखा हैग्रिड ने अपना पूरा हाथ स्पीडोमीटर के पास वाले बैगनी बटन पर दे मारा था। एक भयंकर गरज के साथ एग्जॉस्ट में से ड्रैगन की सफेद नीली आग निकली और मोटरसाइकिल गोली की रफ्तार से आगे बढ़ गई। हैरी ने देखा प्राणभक्षी घातक लपट से बचने के लिए घूमकर ओझल हो गए। बाइक को साइड कार से जोड़ने वाला धातु का जोड़ अचानक बढ़ी हुई तेज गति के झटके के कारण टूट गया था। सब ठीक है हैरी, हैग्रिड चिल्लाया, जो अचानक बढ़ी गति के कारण मोटरसाइकिल पर पीठ के बल लेटा था। अब गाड़ी अपने आप चल रही थी और इसके धुएं के बीच साइड कार बुरी तरह घूम रही थी। हम संभालते हैं हैरी, चिंता मत करो, हैग्रिड चिल्लाया। उसने अपनी जैकेट की जेब से फूल वाली छतरी निकाली। हैग्रिड ठहरो, मैं करता हूँ मरम्मतों। एक कान फोड़ू धमाका हुआ। साइड कार बाइक से पूरी तरह अलग हो गई। मोटरसाइकिल की तीव्र गति के झटके से हैरी आगे की तरफ उछल गया और फिर साइड कार की ऊंचाई कम होने लगी। हताशा में हैरी ने अपनी छड़ी साइड कार की तरफ की और चिल्लाया, विंगार्डियम लेवियोसा। साइड कार की तरह उठी। इसे चलाना संभव नहीं था, लेकिन कम से कम ये हवा में तो थी। बहरहाल ये राहत पल भर की थी, क्योंकि तभी बहुत से शाप उसके पास से गुजर रहे थे। हम आ रहे हैं हैरी, हम आ रहे हैं। एक विशाल हाथ ने हैरी के दुशालों को पीछे से पकड़ा, नीचे गिरती साइड कार से बाहर निकाल लिया। मोटरसाइकिल की सीट पर बैठते हुए हैरी ने साइड कार से अपना बैग खींचकर निकाल लिया। उसने पाया कि वो हैग्रिड की पीठ से टिक कर बैठा है, जबकि वे बाकी बचे दोनों प्राणभक्षियों से दूर होकर ऊपर की तरफ उड़े। तो हैरी ने अपने मुंह से खून थूका। गिरती हुई साइड कार की तरफ छड़ी तान कर चिल्लाया, अग्नि विस्फोटम। जब साइड कार में विस्फोट हुआ तो उसे हेडविग के लिए भयंकर अफसोस हुआ। साइड कार के सबसे पास वाला प्राणभक्षी धमाके के कारण झाड़ू पर से गिर गया, ओझल हो गया। उसका साथी पीछे रह गया और नजर नहीं आ रहा था। हैरी, हमें अफसोस है, हमें खुद इसकी मरम्मत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे पास जगह नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, बस उड़ते रहो। जब 2 और प्राणभक्षी अंधेरे को चीरते हुए करीब आए तो हैरी चिल्लाया। जब शाप दोबारा उड़कर उनकी तरफ आने लगे तो हैग्रिड दिशा बदलकर लहरा कर गाड़ी चलाने लगा। हैरी जानता था कि उसके इतने असुरक्षित तरीके से बैठे रहने के कारण हैग्रिड दोबारा ड्रैगन की आग वाला बटन दबाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हैरी ने अपना पीछा करने वालों पर स्तब्धीकरण मंत्रों की बौछार करके उन्हें खुद से दूर रखा। फिर उसने एक और बाधा मंत्र मारा। सबसे करीब वाला प्राणभक्षी लहराया, जिससे उसका नकाब उतर गया और अगले स्तब्धीकरण मंत्र की लाल लपट में हैरी ने स्टैनलेशन पाइक यानी स्टैन का अजीब सा भावहीन चेहरा देखा। निरास्त्र भाव, हैरी चिल्लाया। यही है असली हैरी, यही है। मोटरसाइकिल के इंजन की गरज के बावजूद नकाबपोश प्राणभक्षी की चिल्लाहट हैरी तक पहुंच गई थी। क्या हुआ हैरी, वो कहाँ चले गए? हैग्रिड गरजा। मुझे नहीं पता। हैरी को डर लग रहा था। नकाबपोश प्राणभक्षी ने चिल्लाकर कहा था, यही है असली हैरी, यही है। उसे कैसे पता चला? उसने अंधेरे में चारों तरफ घूरा और अनजान खतरे को महसूस किया। अपनी सीट पर मुश्किल से घूमकर उसने अपना चेहरा आगे की तरफ कर लिया। हैग्रिड के जैकेट के पिछले हिस्से को खींचा। हैग्रिड, दोबारा ड्रैगन की आग वाला बटन दबा दो, यहाँ से जल्दी चलो। कस कर पकड़ लो हैरी। एक बार फिर जोरदार कान फोड़ू गरज हुई और एग्जॉस्ट से सफेद नीली आग निकली। हैरी,
हमें लगता है हम उनसे बच निकले हैं, हमें लगता है हमने किला फतह कर लिया है, हैग्रिड चिल्लाया, लेकिन हैरी को भरोसा नहीं था। जब हैरी ने स्टैंशन पाइप को निरस्त करने की कोशिश की थी तो उसने कहा था, असली हैरी यही है। हम बस वहां पहुंच ही गए हैं हैरी, हम बस वहां पहुंच ही गए हैं, हैग्रिड चिल्लाया। हैरी को मोटरसाइकिल की ऊंचाई कुछ कम होने का एहसास हुआ, हालांकि जमीन की रोशनियां अभी भी सितारों जितनी दूर थीं। फिर उसके माथे का निशान आग की तरह जलने लगा। जब दोनों तरफ एक एक प्राण भक्षी ने मोर्चा संभाल लिया, पीछे से आए 2 मारक शाप हैरी से बस कुछ मिलीमीटर दूर से निकल गए और फिर हैरी ने उसे देख लिया। वोल्डेमॉर्ट झाड़ू या थेस्ट्रॉल के बिना हवा में धुएं की तरह उड़ रहा था। उसका सांप जैसा चेहरा अंधेरे में चमक रहा था, उसकी सफ़ेद उंगलियों में छड़ी दबी थी। हैग्रिड दहशत में चीखा और मोटरसाइकिल की दिशा सीधे नीचे की तरफ कर दी। हैरी ने जान बचाने के लिए घुमड़ती रात में स्तब्धीकरण मंत्रों की बौछार कर दी। उसने एक शरीर को अपने पास गिरते हुए देखा। वो समझ गया था कि एक प्राण भक्षी कम हुआ है। बहरहाल तभी उसे एक धमाका सुनाई दिया। इंजन से चिंगारियां निकलती दिखीं। मोटरसाइकिल हवा में घूम रही थी, पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। रोशनी की हरी लपटें उनके पास से निकली। झाड़ू पर एक नकाब पोश आकृति उससे कुछ फुट दूर थी। हैरी ने उस आकृति को अपनी बाह उठाते देखा। नहीं! आवेश भरी चीख के साथ हैग्रिड ने बाइक से कूदकर प्राण भक्षी पर छलांग लगा दी। दहशत में हैरी ने हैग्रिड और प्राण भक्षी को नीचे गिरकर ओझल होते देखा। उन दोनों का बोझ झाड़ू के लिहाज से बहुत ज्यादा था। गिरती मोटरसाइकिल को अपने घुटनों में मुश्किल से पकड़ते समय हैरी ने वोल्डेमॉर्ट की चीख सुनी, मेरा शिकार! अब खेल खत्म हो गया था। वो ये देख या सुन नहीं सकता था वोल्डेमॉर्ट कहाँ है। उसे एक और प्राण भक्षी के रास्ते से हटने की झलक दिखाई दी और फिर उसने सुना, मृत्यु! जब सिर के निशान के दर्द के कारण हैरी की आंखें बंद हो गईं तो उसकी छड़ी ने अपने आप हरकत की। उसने महसूस किया छड़ी किसी बड़े चुंबक की तरह उसके हाथ को ऊपर कर रही थी। उसने आधी मुंदी पलकों से सुनहरी आग की लपट देखी, एक त्राक की आवाज़ सुनी और फिर गुस्से भरी चीख। बचा हुआ प्राण भक्षी चिल्लाया। वोल्डेमॉर्ट चीखा, नहीं! हैरी की नाक ड्रैगन की आग वाले बटन से 1 इंच दूर थी। उसने अपने छड़ी विहीन हाथ से उस पर मुक्का मार दिया। तत्काल मोटरसाइकिल ने हवा में लपटें निकाली, सीधे जमीन की तरफ चल दी। हैग्रिड! आग बनो हैग्रिड! हैरी मोटरसाइकिल को पूरी ताकत से पकड़ते हुए चिल्लाया। मोटरसाइकिल तेजी से जमीन की तरफ जा रही थी। हैंडल पर चेहरा रखकर हैरी दूर की रोशनियों को करीब आते देख सकता था। वो गिरने वाला था लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। उसे पीछे से किसी की चीख सुनाई दी, तुम्हारी छड़ी! सल्वीन, मुझे अपनी छड़ी दो! उसने वोल्डेमॉर्ट को देखने से पहले उसे अपने पीछे महसूस किया। कनखियों से उसने लाल आंखों में घूरा। उसे यकीन था वो जिंदगी में इसके बाद कुछ नहीं देख पाएगा। लेकिन तभी वोल्डेमॉर्ट उजल हो गया। हैरी ने नीचे देखा। हैग्रिड जमीन पर हाथ पैर फैलाए पसरा पड़ा था। उससे टक्कर ना हो जाए इस कोशिश में हैरी ने हैंडल को कसकर खींचा और ब्रेक की तलाश की, लेकिन जमीन को हिलाने वाले कान फोड़ू धमाके के साथ वो कीचड़ भरे पोखर में गिर गया।